Hello dear students, this is Sandeep Kumar, faculty at Shiv Jyoti Education Group Kota. Welcome back you all in the revision class of statistics. So dear students, in today's class we are going to start the revision of presentation of data, which is the chapter number 4 of statistics. ठीक है बेटा, इस वीडियो को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको दो काम करने हैं. पहला काम वो कि ये जो इस वीडियो का ऑलरेडी इस चैप्टर का ऑलरेडी जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं, आप पहले उसको ध्यान से देखिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी बुक ओपन कीजिएगा, सो दैट जो भी आपकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हैं आप वहां से बिल्कुल एक साथ इसको टैली करते हुए चलेंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द रिकैप्सुलेशन ऑफ द सेम चैप्टर. प्रेजेंटेशन होता क्या है बेटा? इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर सेंस. उसमें बेटा मैंने आपको 5 पार्ट्स बताए थे. द वेरी फर्स्ट इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द लास्ट वाज इंटरप्रिटेशन. तो ये है बेटा प्रेजेंटेशन, जिसमें हम जो कलेक्टेड डेटा है उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ अलग अलग टाइप से प्रेजेंट करेंगे, जैसे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड द लास्ट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं टेबलर प्रेजेंटेशन के बारे में, जिसमें क्या होगा, डेटा को हम कुछ टेबल्स में प्रेजेंट करेंगे. कुछ एक टेबलर फॉर्मेट होगा जिसके कुछ अलग अलग स्लॉट्स, कुछ पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स में इसको प्रेजेंट करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करेंगे, सो दैट हमारा स्टडी करने का टाइम रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. जो टेक्स्ट में प्रेजेंटेशन देते हैं विद लैंग्वेज, उसमें डेटा को सर्च आउट करना पड़ता है, टाइम कंज्यूम होता है. तो उससे फार बेटर क्या है, टेबुलेशन. टेबल को क्रिएट करने के लिए बेटा हमारे पास इसके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज टाइटल ऑफ द टेबल, जो कि ऑन द वेरी टॉप आता है, टेबल के बिल्कुल ऊपर आता है. टाइटल मेंशन करना जरूरी है. वो क्यों कि जो टेबल है वो किससे रिलेटेड है, एक्चुअली किस चीज से रिलेटेड है टेबल, वो चीज वहां पे मेंशन करना हमें जरूरी होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज टेबल नंबर. ये तो ठीक है, दैट इज ओके कि हम एक या दो ही टेबल्स बना रहे हैं, लेकिन जब एक लार्ज स्केल पे टेबुलेशन किया जाता है, सो यू नो देयर आर एन एम्पल ऑफ टेबल्स, तो उन टेबल्स का एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए, सच एज 2.1, 2.4, 2.8 एंड सो ऑन, सो दैट जब भी इनकी स्टडी की जाए तो एक पर्टिकुलर टेबल पे फोकस करना हो, सो वी कैन फाइंड द सेम. जैसे अगर हमें स्टडी करनी है दैट सर्च आउट टेबल नंबर 2.16, तो डायरेक्टली हम उसी को स्टडी करेंगे. अदरवाइज पावर टेबल्स को काउंट करना इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज होता है ये. ठीक है. नेक्स्ट इज कैप्शंस. और कैप्शंस क्या होता है, दिस इज रिलेटेड टू द कॉलम्स. ये मैंने आपको बताया था, C फॉर कैप्शन, C फॉर कॉलम. आप यहाँ से इस चीज को याद कर सकते हैं. तो टेबल में जो कॉलम्स होते हैं बेटा, उन कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका जो एक हेडिंग होता है, वो हेडिंग क्या होता है, कैप्शन होता है. अगर उनके अंदर कुछ सब हेडिंग्स होते हैं तो वो क्या होगा, सब कैप्शन हो जाता है. इस चीज को आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये. नेक्स्ट आता है स्टब्स. और स्टब्स क्या होगा, जैसे कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए कैप्शन होता है, वैसे ही रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टब होता है. मतलब रोज में हम क्या चीज एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए हमें वहां पे एक स्टब मेंशन करना होगा, एक टाइटल लिखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टब कहते हैं. बॉडी ऑफ द टेबल. और ये क्या है, बाकी जहां पे सारा कंटेंट आएगा टेबल का, जहां पे कुछ एंट्रीज हमें करनी है, न्यूमेरिकल डेटा हमें पुट करना है, वो जो बाकी का पार्ट रह जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल, जहां पे कि हम डेटा को एंटर करते हैं. हेड नोट. हेड नोट क्या है, अगर टेबल से रिलेटेड हमें कुछ और इंफॉर्मेशन देनी है, कोई भी हेड नोट हो सकता है कि डेटा हमने कहां से कलेक्ट किया है, क्या हमें टेबल के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो हम हेड में दे देंगे. ठीक है, वो हो जाएगा हेड नोट. नेक्स्ट इज सोर्स नोट. इंपॉर्टेंट है बेटा सोर्स नोट. क्या होता है ये, टेबल में जो कलेक्टेड डेटा है वो हमने कहां से लिया है, मे बी सेकेंडरी डेटा है, प्राइमरी डेटा है, या अगर हमने कोई सर्वे किया है तो सर्वे में हमने डेटा कहां से लिया है, वो चीज हम सोर्स नोट में डाल सकते हैं. कौन सा मैथड हमने यूज में लिया है सर्वे के लिए, दैट इज सोर्स नोट. की जो कलेक्टेड डेटा है वो हमने कहां से लिया है, उसका सोर्स क्या है. एंड द लास्ट इज फुटनोट. फुटनोट में बेटा क्या होता है, समटाइम्स इट हैपेंस कि टेबल के अंदर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दी है दैट इज रिलेटेड टू रुपीज, कुछ पॉइंट्स की कैलकुलेशन है. अगर हमने उसको राउंड ऑफ किया है तो राउंड ऑफ कहाँ, कैसे, कितना किया, कौन सी यूनिट्स को यूज में लिया है, वो चीज हम टेबल में बिल्कुल लास्ट में नीचे मेंशन कर सकते हैं.
जैसे मान लीजिए अगर हमने एवरेज कैलकुलेट किया, ये मैंने आपको वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था, हमने एवरेज कैलकुलेट किया ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच एंड एवरी क्लास, कि हर एक क्लास में स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस हमने किया, और मान लीजिए कैलकुलेशन कुछ ऐसी आती है 26.45, सो दैट इज ओके, 24 स्टूडेंट्स को तो हम कंसिडर कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द 4-5, उसको तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 4-5 स्टूडेंट क्या होगा 0.45, हम वो तो ले नहीं सकते, तो हमने उसको यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है बेटा, तो उस राउंड ऑफ फिगर को हमें नीचे लिखना होगा कि हमने स्टूडेंट्स को इस पॉइंट को यहाँ पे राउंड ऑफ किया है, दैट इज फुटनोट। इसके बाद बेटा हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज व्हाट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेबुलर प्रेजेंटेशन की डेफिनेटली कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट होती है, लोग इसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए हमें नेक्स्ट किसका यूज लेना पड़ता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का। हम डायग्राम्स के बिहाफ पे भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट डायग्राम आता है वो है बार डायग्राम, और बार डायग्राम में क्या होगा, कुछ हम इस तरह से कॉलम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसके भी कुछ फर्दर पार्ट्स होते हैं। जो वेरी फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम, जहां पे हम ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस को यूज में लेते हैं, और कुछ इनके हम बेसिस लेते हैं। बेसिस के बिहाफ में हमें क्या करना होता है, दीज यू कैन सी द बार्स आर देयर, ये जो आपको कलरफुल थिंग्स दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, बार्स होते हैं। ठीक है बेटा, इन बार्स को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है, बट पॉइंट टू बी रिमेंबर एज हिस्टोग्राम और बार डायग्राम्स में डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे हर एक बार के बीच में एक इक्वल गैप होता है, दैट यू कैन सी इजिली। आप देख रहे बेटा यहाँ पे हर एक बार के बीच में एक इक्वल गैप है, और साथ में हर एक बार का जो साइज है वो भी बिल्कुल सिमिलर होता है, सेम होता है। अदरवाइज जो हिस्टोग्राम अभी हम आगे पढ़ेंगे उनमें हर एक बार के बीच में कोई गैप नहीं होता है बेटा। नेक्स्ट इज मल्टीपल बार डायग्राम, और इसमें क्या होगा, जब हमारे पास डेटा एक से ज्यादा अवेलेबल हो, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3, इन तीनों सर्वर्स का डेटा मुझे एक ही बार में रिप्रेजेंट करना है ऑन द वेरी सेम बेसिस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है बेटा, तो एक ही बेस पे मैंने तीनों तरह के डेटा को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, ऑलराइट। तो इनको मैं अलग अलग तरह के कलर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कलरफुल बना सकता हूँ, ताकि ये जो डायग्राम्स है थोड़े और अट्रैक्टिव हो सके, थोड़े से कैची लगेंगे, और तीनों को मैं अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय शेडिंग एंड ऑल, कुछ भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलग अलग कलर्स का यूज किया है, हम इसके अंदर पेंसिल शेड्स भी कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टीपल बार डायग्राम, मतलब एक ही डायग्राम के अंदर मल्टीपल, एक से ज्यादा डेटा को इंटरप्रेट किया है। नेक्स्ट आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स और कंपोनेंट बार डायग्राम्स। इसके अंदर क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ आप देख पा रहे 2016-17 ईयर के बने, द नेक्स्ट इज 2017 एंड 18। इसमें मुझे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करना है, एंड देयर आई हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक ही बेस पे जब मुझे तीनों तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे क्या करना होगा बेटा, पहले तो जो तीनों का डेटा है इनका एडिशन करूंगा, ऐड करूंगा, तो जो मैक्सिमम नंबर आएगा, मतलब जो एडिशन नंबर आएगा, डायरेक्टली मैं वहां तक इसको प्लॉट करूंगा। प्लॉट करने के बाद में इनको सब डिवाइड करूंगा, दैट कि हिस्ट्री का पार्ट कितना है टोटल में वो मैंने मेंशन किया, इकोनॉमिक्स का पार्ट कितना है वो मेंशन किया, और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कितना है वो मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। तो मैंने 2 बार्स के अंदर ही इसको सब डिवाइड कर दिया, या फिर इसके कुछ कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड किया है। ठीक है बेटा, तो ये होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम। नेक्स्ट आता है पाई चार्ट और पाई डायग्राम, जहां पे हमें कुछ कॉस्ट से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुछ इस तरह के डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करना होता है। ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं थोड़े से, जिसमें हम परसेंटेज का या फिर एंगल्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली एंगल्स का यूज़ होगा, परसेंटेज का यहाँ पे नहीं होगा। दैट इज ओके, अगर डेटा परसेंटेज में गिवन है हम उसको कन्वर्ट करेंगे पहले इनटू द एंगल्स, ठीक है, लेकिन जो एंट्री होती है यहाँ पे वो एंट्री हमेशा परसेंटेज से हम करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है ज़्यादा डेटा को सिंक्रोनाइज करके और एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने का तरीका हो सकता है। तो इसके लिए हमें सर्कल का यूज़ करना होगा, एक अपनी मर्जी से कोई भी रेडियस हम यहाँ पे ले सकते हैं, एक डॉट हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा, अज्यूम करना होगा, और उसके बेसिस से हम इसको अलग अलग तरह के एंगल्स को यहाँ पे प्लॉट करते हुए इससे क्या बना देंगे, पाई डायग्राम या फिर पाई चार्ट बना देते हैं। इसके बाद बेटा आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये था डायग्रामेटिक, अब आता है ग्राफिकल।
डेफिनेटली डायग्रामिक प्रेजेंटेशन की भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, या कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। स्किलफुल पीपल के लिए तो ईजी है, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें इसकी नॉलेज नहीं, वो लोग इसको ईजिली समझ नहीं पाते हैं। तो हमने एक और इनोवेशन किया और वो क्या था, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो द वेरी फर्स्ट इज लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, सेकेंड हिस्टोग्राम, frequency polygon, frequency curve, and the last is ogive. So the very first is line frequency graph. और इसमें बेटा आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, OX axis and OY axis always exist in the graphs, ठीक है। और इसमें बेटा हमने क्या किया, किसी भी तरह के बार्स को यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, जैसे अभी अपने बार डायग्राम में देखा, हमने कोई बार्स को यहाँ पे यूज में नहीं लिया। सिंपली व्हाट वी डिड, हर एक डेटा की यूनिट्स को यहाँ पे डॉट्स में प्लॉट किया है। जैसे 11 AM पे क्या डेटा है 5, देन नेक्स्ट इज 12 पे 10, देन 1 पे 22। इस तरह से जो भी डेटा है उसको हमने विद द हेल्प ऑफ डॉट्स में प्लॉट किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने हर एक डॉट को मैच कर दिया है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं जो शेप आ रहा है इसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ, क्योंकि लाइंस की बेसिस पे हमने यहाँ पे ग्राफ को यूज में ले। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, ये फ्री हैंड नहीं बनता है, ठीक है। दिस विल बी क्रिएटेड विद द यूज ऑफ स्केल्स ओनली। नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम, जो मैंने भी आपको बार डायग्राम्स के साथ में कंपेयर करके बताया था कि बेटा दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है, जो बार डायग्राम है उसमें हर एक बार के बीच में एक इक्वल स्केल लिया जाता है, एक गैप लिया जाता है। लेकिन हिस्टोग्राम एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा ग्राफ है जो कि हमेशा कंटिन्यूस सीरीज के साथ ही क्रिएट किया जा सकता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास डेटा कंटिन्यूस सीरीज में अवेलेबल होगा तभी हम हिस्टोग्राम को क्रिएट करेंगे। और हमें क्या करना है, वी नीड टू यूज ओनली द बार्स, हमें बार्स से ही डेटा को प्लॉट करना है, लेकिन बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होगा। वो क्यों, क्योंकि डेटा कंटिन्यूशन में है, इस वजह से हर एक बार के साथ में दूसरी बार अटैच्ड होती है, साथ में चलती रहती है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि पॉलीगॉन के लिए हमें क्या करना है, वही पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, वही जो बार्स आप देख रहे हैं अटैच्ड बैक टू बैक एक दूसरे के साथ में, यहाँ पे जो बार्स अटैच्ड है वो। लेकिन उसके बाद में क्या करना है, जितने भी बार्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को हमें फाइंड आउट करना है। हर एक बार का मिड पॉइंट हमें वहां पे मेंशन करना है। देन उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इन सारे डॉट्स को लाइन ड्रॉ करके मैच कर देते हैं। तो ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की यही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आई रिपीट, पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स है उनको हम यहाँ पे डॉट मेंशन करेंगे और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इन सबको मैच करते हुए चलेंगे। इसके बाद आता है बेटा फ्रीक्वेंसी कर्व। आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए पहली बात तो बार्स हैं, लेकिन इस वाले में बार्स अवेलेबल नहीं है। देन इसके अलावा यहाँ जो हमने ड्रॉ किए हैं डॉट्स को, वो डॉट्स विद द हेल्प ऑफ स्केल है, लेकिन नेक्स्ट वाले में फ्री हैंड है। डिफरेंस क्लियर है बेटा। तो फ्रीक्वेंसी कर्व में हमें क्या करना है, वही डेटा प्लॉट करना होगा OX एंड OY एक्सिस पे। ग्राफ बनाने के लिए हमको जस्ट पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करना है। पॉइंट्स मेंशन करने के बाद में फ्री हैंड आप इनको मैच करेंगे। पहले तो विद द हेल्प ऑफ स्केल किया था लाइन डायग्राम में, लाइन ग्राफ में, लेकिन यहाँ पे फ्री हैंड आप इसको मैच करेंगे और ये क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है बेटा हमारे पास में ऑगिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वी मस्ट नो जो ऑगिव है बेटा दो तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, लेस देन एंड मोर देन। ये चीज आपको याद रखनी है, लेस देन और मोर देन से ही क्या बनाया जाता है, ऑगिव बनाया जाता है। इसके बाद में ऑगिव के साथ में हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, हम जब एक ही ग्राफ में दोनों ऑगिव्स को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ CF एंड ऑल, वो मैं बता चुका हूं आपको। तो जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, दोनों ग्राफ एक साथ जहां पे मैच हो रहे हैं, इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है बेटा, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि विद द हेल्प ऑफ ऑगिव वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन एज वेल। Now dear students, after taking the recapitulation of the chapter, now let's proceed towards some of the important questions जो exam oriented है उनके बारे में बात करते हैं। So this you can see
Question number 1, bar diagram is a. Options are there, one dimensional, two dimensional, डायग्राम से दो डिमेंशन और नन ऑफ द अबव। तो जो बार डायग्राम है बेटा वो कैसा होगा, तीनों हमारे 4 ऑप्शंस गिवन है। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एज यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन एज वेल दैट बार डायग्राम्स आर आल्सो कॉल्ड वन डिमेंशनल बिकॉज इट इज ओनली द हाइट ऑफ द बार्स दैट मैटर्स, नॉट द विड्थ। तो बेटा हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसके अंदर, ओनली वन डिमेंशनल, क्योंकि बार डायग्राम्स का सेकंड नेम होता है बेटा, ठीक है, इसमें हाइट और विड्थ का कोई ऐसा रोल नहीं होता है। Question number 2 is data represented through a histogram can help in finding graphically. हिस्टोग्राम बेटा जैसे कि भी मैंने आपको बताया था ओगिव से तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीडियन। लेकिन अगर हिस्टोग्राम की बात करें कि हिस्टोग्राम क्रिएट करने का क्या हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सो बाय द हिस्टोग्राम वी कैन कैलकुलेट मीन, मोड, मीडियन और नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज मोड, क्योंकि बेटा हिस्टोग्राम जो उससे हमें एक एस्टिमेटेड वैल्यू मिल जाती है ऑफ द मोड। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओगिव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द। क्या लोकेट किया जा सकता है, जस्ट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन। वो क्यों, क्योंकि जहां पे आके दोनों ग्राफ एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, लेस देन और मोर देन, तो वो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है बेटा वो क्या होता है, मीडियन। तो वहां से हम एक मीडियन की भी वैल्यू रिसीव हो सकती है। So dear students, as we have completed the chapter number 4 presentation of data, I hope you have learned so many new things now. Go through the videos again, learn the question answers and do read the books along with the same. Alright, see you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.